नाउ डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स जो मोनोसेकेराइड्स की आपस में कंबाइन होने से बनते हैं। टू मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अगर अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तब जो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगी वो क्या होंगी? डाइसेकेराइड्स। इनका फॉर्मूला स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या होगा? CnH2O। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा CnH2O n-1, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया। नाउ डाइसेकेराइड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जो मोस्ट कॉमन डाइसेकेराइड्स हैं वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट माल्टोस, सेकेंड लैक्टोस एंड थर्ड सुक्रोज। तो 3 डाइसेकेराइड्स जो हैं ये मेजोरिटी में मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के या प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट माल्टोस। अब माल्टोस डाइसेकेराइड है, 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे होंगे? सेम होंगे। दोनों ही क्या हैं? ग्लूकोज हैं। तो जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो या तो एक सेम टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलके बने हो सकते हैं या फिर 2 अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हो सकते हैं। तो माल्टोस जो है वो सेम टाइप के मोनोसेकेराइड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अब जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वो होगा माल्टोस। ये है फर्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये है सेकेंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर की स्टडी करी ली थी। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है। इसके अंदर थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगा। OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा। यही स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। कौन सी फॉर्म है? ये अल्फा फॉर्म है, हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है। सेम मॉलिक्यूल होगा सेकेंड ग्लूकोज का ही, अल्फा ही होगा, हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, और थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ग्लूकोज में चेंज आएगा। अब ये 2 जो मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोसेकेराइड में भी कौन से? ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। किस बॉन्ड के थ्रू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। जुड़ते टाइम कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो OH है ये, और ये एक हाइड्रोजन, क्या निकालना है अपन को? H2O बाहर निकालना है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम बाहर निकल जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, ये तो निकल जाएंगे बाहर। और ये ऑक्सीजन जो है अब ये आ जाके अटैच हो जाएगा यहाँ से। तो ऑक्सीजन आ जाएगा सेंटर में, और ऑक्सीजन एक साइड पे एक मोनोसेकेराइड एक ग्लूकोज के कार्बन से अटैच्ड है, और दूसरी साइड पे दूसरे ग्लूकोज के कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो OH और H तो निकल गया, और ऑक्सीजन आ गया बीच में, दोनों की तरफ से ही जुड़ा हुआ रहेगा। तो कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर? OH निकल गया और इसका O जो है वो नीचे आ गया, बीच में आ गया। तो अब बन जाएगा ये बॉन्ड। यही बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा? माल्टोस का मॉलिक्यूल। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और अब जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ये है अपना डाइसेकेराइड माल्टोस। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है? अगर ऑक्सीजन से दोनों साइड पे कार्बन कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये देखो ये किससे अटैच्ड है? कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन ही है, यहाँ से भी कार्बन से अटैच्ड है। तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये जो बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ये जो बॉन्ड है अलग अलग टाइप का हो सकता है। यहाँ पे दोनों ही क्या है? अपने मॉलिक्यूल अल्फा है। और ये जो कार्बन्स हैं ये कौन से कार्बन है? ये है कार्बन नंबर 1, ये वाला है कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है वो कौन कौन से कार्बन्स के बीच में बन रहा है? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में। अब अपन इसका जब नेम लिखेंगे बॉन्ड का, तब इसका नेम क्या हो जाएगा फिर? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि फर्स्ट जो एक साइड पे कार्बन है वो है फर्स्ट कार्बन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, और जो अदर साइड पे जो कार्बन है वो है फोर्थ कार्बन सेकेंड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। तो इसका नेम हो गया 1,4। अब ये दोनों हैं अल्फा, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
अब इसका डायग्राम अगर नोट्स में क्लियर नहीं हो तो वीडियो से देख के नोट कर लेना, एक बार चेक कर लेना, और इनके नीचे बॉन्ड का नेम जो लिखोगी वो इस फॉर्म में लिखना, 1, फिर 4 डैश अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये है माल्टोस। माल्टोस का कॉमन नेम क्या होता है? मॉल्ट शुगर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? ये जो अंकुरित बीज होते हैं वहाँ पे ये मेनली प्रेजेंट होती है, अंकुरित बीजों के अंदर प्रेजेंट होती है माल्टोस। क्या कहते हैं इसको? कॉमनली माल्ट शुगर। इसकी अपघटन से क्या बनेगा? अगर अपन का जल अपघटन करवाएं तो क्या बन जाएंगे? दोबारा से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यानी माल्टोस के जल अपघटन पर, हाइड्रोलाइसिस पर क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। जल अपघटन यानी इसमें वाटर ऐड करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं? वाटर ऐड करवा देते हैं। तो वाटर ऐड हो जाएगा दोबारा, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो माल्टोस की हाइड्रोलाइसिस पे क्या मिलेगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे दोबारा। ये था फर्स्ट माल्टोस। नाउ सेकंड लैक्टोज। लैक्टोज किसके मिलने से बनेगा? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। अब इसमें जो दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है गैलेक्टोज, एक है ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया। गैलेक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? ग्लूकोज की जैसा ही होगा। बस क्या डिफरेंस होता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में? गैलेक्टोज में 4th कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है। 4th नंबर पे भी क्या आएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आएगा और हाइड्रोजन नीचे आएगा। तो सेम है, ग्लूकोज की जैसा ही है। 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज में 3rd कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज था, तो इसमें भी चेंज है। बस डिफरेंस क्या है? 4th कार्बन का डिफरेंस है। 4th कार्बन में ग्लूकोज में क्या आता है? हाइड्रोजन ऊपर आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आता है। गैलेक्टोज में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी कौन सा गैलेक्टोज है? ये देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, यानी क्या है? ये बीटा। कौन सा वाला है? ये बीटा गैलेक्टोज है। अल्फा में क्या आएगा? हाइड्रोजन ऊपर आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आएगा। तो ये है बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये है ग्लूकोज। ये भी कौन सा ग्लूकोज है? बीटा ग्लूकोज है। 1st कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। तो ये स्ट्रक्चर है बीटा गैलेक्टोज का, ये स्ट्रक्चर है बीटा ग्लूकोज का। तो लैक्टोज की फॉर्मेशन में मेनली कौन पार्टिसिपेट करती हैं? बीटा फॉर्म्स पार्टिसिपेट करती हैं। गैलेक्टोज की भी बीटा फॉर्म होगी, ग्लूकोज की भी बीटा फॉर्म होगी। रिएक्शन सेम होगी, दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब कहाँ से निकलेगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। 2 हाइड्रोजन निकालना है, 1 ऑक्सीजन निकालना है H2O बनाने के लिए, और ये जो ऑक्सीजन है ये फिर दोनों तरफ से ही अटैच हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा? ये सेम है दोनों, ये यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन सेंटर। तो इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये प्लस ये, हाइड्रोजन बाहर निकल गया रिएक्शन में, और क्या फॉर्म हो गया? लैक्टोज फॉर्म हो गया। अगर रिएक्शन भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज, फिर वाटर बाहर निकल जाएगा तो -H2O का 1 मॉलिक्यूल, और ये बन गया माल्टोज। अब इसके अंदर अपन नेम देखें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का टाइप कौन सा है? तो फर्स्ट तो दोनों क्या हैं? बीटा हैं। अब कार्बन नंबर कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर? 1st, और इधर से 1 2 3 एंड 4th, 1 एंड 4th ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? 1 4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब लैक्टोज का कॉमन नेम क्या है? मिल्क शुगर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी है? लैक्टोज ही है। तो मिल्क के अंदर हमेशा जो शुगर होगी वो होगी लैक्टोज शुगर, इसलिए क्या कहते हैं इसको? मिल्क शुगर भी कहते हैं कॉमनली। अब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? फिर गैलेक्टोज भी मिलेगा और ग्लूकोज भी मिलेगा। वाटर अगेन ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बन जाएगा गैलेक्टोज का, एक बन जाएगा दोबारा ग्लूकोज का। तो लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेंगे? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। नाउ थर्ड टाइप, थर्ड क्या है इसका? एग्जाम्पल सुक्रोज। सिंपल जो शुगर आती है वो क्या होती है? सुक्रोज ही होती है।
सिंपल शुगर। किससे बनती है ये? शुगर कैन से बनती है, गन्ने से बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉमनली कैन शुगर भी कहते हैं। किससे बन रही है? शुगर कैन से बन रही है। तो जो सिंपल शुगर जो आती है वो है सुक्रोज। अब इसकी अगर देखें केमिकली क्या है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किस किस की मिलने से बनेगी? कौन से मोनोसेक्राइड दो मिलेंगे इसके अंदर? ग्लूकोज मिलेगा फ्रक्टोज के साथ। प्रोसेस सेम ही है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है फर्स्ट वाला ग्लूकोज है अल्फा, हाइड्रोजन ऊपर है, यानी कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज है। अब ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अपन ने जो पहले बनाया था उसमें अपने नंबरिंग दी थी, यहाँ से नंबरिंग दी थी। किस साइड से नंबरिंग देते हैं? जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो यहाँ से नंबरिंग दी थी, उसमें अपन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ बनाया था। अब इसमें अपन ने रिवर्स स्ट्रक्चर बना दी है, उसकी उल्टी स्ट्रक्चर बना दी है। कहाँ से नंबरिंग देंगे अपन इसको? यहाँ से। तो जो पहले बनाई थी वो भी सही है। बाकी जब अपन सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6, जब बनाते हैं अपन सुक्रोज का स्ट्रक्चर तो अपन को बॉन्ड फॉर्म करना है। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली साइड को अपन किस साइड रखते हैं? लेफ्ट साइड पे रखते हैं। इससे पूरी जो स्ट्रक्चर है वो उल्टी बनानी पड़ती है। तो फिर कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन? ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसको ध्यान रख लेना। तो फर्स्ट कार्बन है ये वाला, सेकेंड ये वाला, थर्ड ये वाला, फोर्थ ये वाला एंड फिफ्थ ये वाला। अब इसमें बॉन्ड फॉर्म होगा। अब बॉन्ड कहाँ कहाँ फॉर्म हो जाएगा? ये निकल जाएगा एक तो, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें अपन कह रहे हैं ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा किसी एक पर्टिकुलर साइड का निकले। ऑक्सीजन यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं OH यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, कैसे भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि कहाँ से निकलेगा। बस एक तो ऑक्सीजन निकलेगा और दो क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन निकलेंगे। एक ऑक्सीजन बच जाएगा जो दोनों कार्बन्स की बीच में आ जाएगा। ठीक है। अब एक और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, फिर भी अपन इसकी 5 साइड वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज की हमेशा कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन? 6 साइड वाली स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो फ्रक्टोज की ज़रूरी नहीं है 5 साइड वाली स्ट्रक्चर ही बने हमेशा, इसकी भी 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक अपन 6 साइड से भी बना सकते हैं और 5 साइड से भी बना सकते हैं। 6 साइड वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं फिर? पायरेनोस। और 5 साइड वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं फिर फ्यूरेनोस। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होती है? 5 साइड वाली। इसलिए जब भी अपन फॉर्म करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को, तब कौन सी वाली बनाते हैं? फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बनाते हैं 5 साइड वाली। अब सुक्रोज के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बन जाएगा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो किसका होगा? सुक्रोज का होगा। तो ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, बीच में आ गया ऑक्सीजन, ये बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेमिंग कर दो इसकी, नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब कौन कौन से बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ले रहे हैं? कार्बन्स। इसका फर्स्ट कार्बन, इसका सेकंड कार्बन। तो अब इसका बॉन्ड का नेम क्या हो जाएगा? 1, 2, और दोनों ही क्या है? अल्फा है। 1, 2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बन गया सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ प्रेजेंट है? जो सिंपल शुगर है या जो गन्ने का रस है, शुगर केन का जो जूस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी से बनाते हैं इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर। ये थे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में क्या होगा? 2 मोनोसेक्राइड्स, भले ही वो सिमिलर हों या डिसिमिलर, कैसे भी हो सकते हैं, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और जो फिर मॉलिक्यूल बनता है वो क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है। नाउ पॉलीसेक्राइड। अब ऐसे ही बहुत सारे जब मोनोसेक्राइड्स आपस में अटैच होकर चेन फॉर्म कर लेंगे तब उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? फिर पॉलीसेक्राइड। अब इसमें मेनली कौन से मोनोसेक्राइड पार्टिसिपेट करते हैं? 6 कार्बन वाले ही करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से मिलते हैं? 6 कार्बन वाले ही मिलते हैं। तो डाइसेक्राइड भी कौन बना रहे हैं? मेनली 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड ही बना रहे हैं। और पॉलीसेक्राइड्स भी कौन बनाएंगे? अब 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स ही बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? C6H10O5 और
इसकी कितनी भी यूनिट्स हो सकती हैं। ऐसे ये तो एक मॉलिक्यूल, ऐसे कितने भी मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं एक पॉलीसेकेराइड के अंदर। तो अपन नंबर को किससे डिनोट कर दो, n से डिनोट कर देते हैं। ये नंबर कितना भी हो सकता है, ऐसे लिख देते हैं, या फिर इसका अगर लिखना हो तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x। फिर हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए सेम नहीं होगा इसका नंबर, क्या ले लेंगे फिर इसको y ले लेंगे, और फिर ये नंबर कितना भी हो सकता है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, n-1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं। तो मेनली तो इसी से शो कर देते हैं, क्योंकि ये जो मोनोसेक्राइड होता है वो क्या होता है, 6 कार्बन वाला होता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया, यानी 12 हाइड्रोजन होने चाहिए थे तो कितने रह गए, 10 रह गए, और 6 ऑक्सीजन होने चाहिए थे तो कितने रह गए, 5 रह गए। ऐसे यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं HnH2O n-1, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और फिर इससे कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। या फिर इसको n को अपन x से डिनोट कर दो, n-1 को y से डिनोट कर दो, तो तीनों तरह से इसका फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, स्टार्च, ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टार्च का स्ट्रक्चर है। स्टार्च किसका बना होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स, यानी बहुत सारे ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉलीसेकेराइड स्टार्च बना लेते हैं। तो ये अल्फा ग्लूकोज हैं सारे, हाइड्रोजनों पर है, एक अपने आगे वाले से बॉन्ड बना रहा है, दूसरा अपने आगे वाले से बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे बॉन्डिंग हो सकती है। और ये कितने भी हो सकते हैं, n लगा दो यहाँ पे, कितने भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस से चेन यहाँ से भी और यहाँ से भी, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक साइड भी कंटिन्यूअस शो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, OH करके एक तरफ तो स्टॉप कर दो इसको, और इधर से n कर दो, कितने भी हो सकते हैं, है ना। और हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। स्टार्च किन में प्रेजेंट होती है, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। यानी जो भी फूड गया बना प्लांट के अंदर, क्या बना, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज अगर उस टाइम पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बना लिया प्लांट ने, अब थोड़े ग्लूकोज से तो एनर्जी बन गई, उतनी एनर्जी इसको काफ़ी है। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगी प्लांट सेल्स, स्टार्च में, और स्टार्च की फॉर्म में इसको स्टोर कर लेंगी। यानी अब जब भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो स्टार्च दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, और ग्लूकोज से दोबारा क्या बना लेगा, वो एनर्जी। तो स्टोर होके रहती है एनर्जी, या स्टोर होके रहता है ग्लूकोज किसकी फॉर्म में, प्लांट्स में, स्टार्च की फॉर्म में। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा। ऐसे ही एनिमल्स में किसकी फॉर्म में रहेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड ही है, ग्लूकोज का ही बना होता है, स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसे ही इंसेक्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है। काइटिन जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का आउटर कवर, इंसेक्ट्स की पूरी बॉडी जो होती है वो कवर्ड रहती है एक हार्ड स्केलेटन से, क्या कहते हैं उनका, एक्सोस्केलेटन। वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ऐसे ही सेलुलोज होता है, तो जो सेल वॉल्स होती हैं, सेलुलोज भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो जो सेल वॉल्स होती हैं सारी प्लांट्स की, वो किसकी बनी होती हैं, उनमें मेन एलिमेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए सारे पॉलीसेकेराइड्स। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सारे ही कार्बोहाइड्रेट कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। तो इम्पॉर्टेंस क्या होगी, कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट तो क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट फंक्शन ही ग्लूकोज का क्या है, कैसे लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं बॉडी को, एनर्जी। तो फर्स्ट तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से भी मिल सकती है थोड़े अमाउंट में, लिपिड से मिल जाती है, बट मेन सोर्स क्या होता है एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बॉडी के लिए। एनर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती बॉडी, सारी रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कहाँ से मिलेगी, वो कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन से ही मिलेगी, कि ऑक्सीडेशन से रिएक्शन से मिल जाएगी। स्टोर करके रख सकते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है स्टोर्ड फॉर्म में रहने की, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो ये स्टोर होकर भी सेल्स के अंदर रह सकते हैं। अब सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड उसकी बनी होती है। जो क्यूटिकल की लेयर होती है एनिमल्स की चारों तरफ, ये इसी को जो एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का, इसको क्या कह सकते हैं अपन, क्यूटिकल की लेयर भी कह सकते हैं। ये भी किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है।
और जो सेल्स की कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? लिपिड की एंड प्रोटीन की। पहले प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं स्ट्रक्चर को सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन तो किसकी बनी होगी? प्रोटीन की एंड लिपिड की। पर इसकी ऊपर की साइड पे क्या प्रेजेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं और नेटवर्क बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल प्रोटीन से अटैच हो सकते हैं या फिर लिपिड से अटैच हो सकते हैं और पूरा नेटवर्क बना लेते हैं सेल की चारों तरफ। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये बनाने में हेल्प कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये क्या काम कर रहा है? एक तो सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है। दो सेल्स आपस में थोड़ी अटैच्ड होकर रह सकती हैं, तो अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कार्बोहाइड्रेट किस में हेल्प करता है? सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है। और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स पे, हार्मोन के सिग्नल्स आए उनको एक्सेप्ट करने के लिए, या जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उनके सिग्नल आए उनको एक्सेप्ट करने के लिए। सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के आउटर सरफेस पर। तो वो भी कहाँ अटैच्ड होते हैं? कार्बोहाइड्रेट पर ही अटैच्ड होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स या ग्राही की तरह भी काम करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में भी शुगर प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होगी और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी। न्यूक्लिक एसिड बनाने में भी ये हेल्प करते हैं, उसके भी एक पार्ट होते हैं। तो ऐसे लाइफ में, प्लांट लाइफ में या एनिमल लाइफ में, दोनों में ही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं।